हेलो एवरीवन, मेरा नाम भावना है। तो न्यू लेक्चर शुरू करने से पहले पुराना वाला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डेफिनेशन लेबर का, क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल लेबर, इसेंशियल फैक्टर्स नॉर्मल लेबर के लिए और कॉजेज ऑफ ऑनसेट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन से ही शुरू करते हैं। डेफिनेशन में क्या था कि लेबर क्या है, वो सीरीज ऑफ इवेंट है जेनाइटल ऑर्गन्स में जिससे कि वायबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शंस को मैटरनल यूट्रस से थ्रू वजाइना हम आउटर वर्ल्ड में निकाल सकते हैं। ठीक है। तो और क्या था कि लेबर को पार्चुरेशन भी बोलते हैं। फिर हमने पढ़ना था नेक्स्ट की क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल लेबर, ये पढ़ा था। तो क्या था कि ऑनसेट कैसा होना चाहिए, स्पॉन्टेनियसली ऑनसेट होना चाहिए, वो भी टर्म पे होना चाहिए। ठीक है। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होएगा बच्चे का, उसको हम नॉर्मल लेबर में काउंट करेंगे। विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन नहीं होनी चाहिए उसमें। नेचुरल टर्मिनेशन होना चाहिए विद मिनिमल एज, कम से कम एज के साथ नेचुरली टर्मिनेट हो, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है। बेबी और मदर को कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए इसमें। फिर हमने पढ़ा था इसेंशियल फैक्टर्स पढ़े थे हमने नॉर्मल लेबर के। तो हमने क्या क्या पढ़ा उसमें, 5 पीस थे इसमें। ठीक है। 5 पीस में हमने पैसेंजर, पैसेज, पावर, प्लेसेंटा और साइकोलॉजी पढ़ा था। ठीक है। प्लेसेंटा में ये पैसेंजर में कौन था, पैसेंजर में कौन ट्रेवल कर रहा था, फीटस ट्रेवल कर रहा था बर्थ कैनाल में। पैसेज क्या हो गया, बर्थ कैनाल। पावर में फोर्स, फ्रीक्वेंसी और बियरिंग डाउन एफर्ट्स देखे थे हमने। प्लेसेंटा में साइट ऑफ इम्प्लांट। साइकोलॉजी में एक्सट्रीमली एंशियस वीमेन जो होगी उसको प्रॉब्लम होएगी डिलीवर करने में। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीमली एंशियस होएगी तो एडीआर रिलीज करेगी। एडीआर रिलीज करेगी तो जो यूट्राइन कंट्रैक्शंस है वो नहीं हो पाएगा। यूट्राइन कंट्रैक्शंस अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या होएगा कि प्रोलॉन्ग लेबर हो जाएगा। ठीक है। एडीआर की वजह से यूट्राइन कंट्रैक्शंस क्या हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है, तो प्रोलॉन्ग लेबर कर सकता है। इसलिए साइकोलॉजी भी इस पे इफेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ हमने पढ़ा था कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, जिसमें क्या था कि फीटस के हाइपोथैलेमस से सीआरएच, जिसको कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, वो रिलीज होता है। उससे फिर ये एक्सपेक्ट करेगा, फीटल पिट्यूटरी पे एक्ट कर रहा था, एसीटीएच रिलीज करा रहा था, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। उसके बाद ये फीटल किडनी पे एक्ट कर रहा था, पिट्यूटरी से एसीटीएच रिलीज होके फीटल किडनी पे, वो भी कहा एड्रिनल पोर्शन पे। तो ये कॉर्टिजोल और डीएचईएस रिलीज करा रहा था, जिसको कि डायहाइड्रो एपी एंडोस्टेरॉन सल्फेट बोलते हैं। ठीक है। इस पूरे को हमने बोला हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। ये पहले ये एक्सिस चलेगा और इसके और क्या इफेक्ट पड़ता है तो देखो, प्रोजेस्टेरोन को ये कम कर देता है। कैसे कम करता था, प्रेग्नेनोन प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग फीटल लाइफ। लेकिन अभी जब लेबर का टाइम आता है तो ये डीएचईए और कॉर्टिसोल इस पे क्या करता है, इसको इनहिबिट कर देता है। इसको इनहिबिट करेगा, अगर रिलीज होना है तो प्रोजेस्टेरोन वैसे भी कम हो जाएगा। ओवरऑल क्या इफेक्ट होगा कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो पहले रेशियो था अभी रिलेटिवली डिक्रीज हो गया है। ठीक है। उसके अलावा हमने एक्सेलरेशन किस चीज का हो रहा है, मतलब कि क्या चीज ज्यादा बढ़ रही है, वो ईस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ रहे थे। ठीक है। फिर उसके बाद हमने मैटरनल फैक्टर में बता दिया था कि मैटरनल पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन। एक्चुअली पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज नहीं होता, रिलीज ऑक्सीटोसिन जो है वो हाइपोथैलेमस से होता है। लेकिन मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होएगा, वो स्टोर होएगा। तो ये मैटरनल इवेंट्स है। ठीक है। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज हुआ, इनिशिएट एंड मेंटेन लेबर। ठीक है। PGE2 और PGF2 अल्फा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन अगर इंक्रीज हुआ तो क्या करता है, ये इनिशिएट करता है लेबर को और लेबर को मेंटेन रखेगा। और कौन कौन से इसमें आता है, PGE2 और PGF2 अल्फा। बाकी अदर्स में और क्या क्या चीजें हो रही थी, प्लेसेंटल फैक्टर्स वगैरह भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बढ़ जा रहे हैं। रिसेप्टर्स बढ़ जाएंगे तो सारा का जितना भी मतलब ऑक्सीटोसिन आ रहा है और वो अगर रिसेप्टर पर बाइंड कर रहा है तो कंट्रैक्शंस और स्ट्रांग होते जाएंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज हो रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी यहाँ पर पेन कॉज करने का काम करेगा। गैप जंक्शन बढ़ रहे थे, 2 सेल के बीच का गैप जो था वो बढ़ रहा था। मायोमेट्रियल कंट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। जो मायोमेट्रियम में कंट्रैक्शन के लिए प्रोटीन था वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा था। वहां का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो रही थी मायोमेट्रियल सेल मेम्ब्रेन की। एक्साइटेबिलिटी मतलब अगर हम कम इम्पल्स भी देंगे तो भी वो जल्दी एक्साइट हो जाएगा, उसको बोलते हैं इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी ऑफ मायोमेट्रियल सेल मेम्ब्रेन।
तो ये हो गया रिवीजन इन शॉर्ट। अब अभी का यूनिट शुरू करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर से। ठीक है, फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है, जो उसकी फिजिक में लाइक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में जो चेंजेस होंगे, जो पैथोलॉजिकल ना होके सिर्फ बिकॉज ऑफ द लाइक कोई पैथोलॉजिकल नहीं है, जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या है, फिजियोलॉजिकल है। ठीक है, कोई बीमारी की वजह से नहीं हो रहे, बट अभी उसकी जो कंडीशन है उसकी वजह से जो चेंजेस देखेंगे वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस में आता है। सो सबसे पहले हम बताते हैं इसके बारे में, यूट्राइन एक्शन। यूट्राइन एक्शन मतलब यूट्रस में क्या क्या एक्शन हो रहे हैं। तो इसमें होता है फंडल डोमिनेंस। फंडल डोमिनेंस मतलब क्या होता है कि जो फंडस है उसमें डोमिनेंस होना। डोमिनेंस मतलब कहीं पे ज्यादा होना। तो अगर हम बात करते हैं लेबर की, तो लेबर का पेन कैसे शुरू होता है, इफ दिस इज अ यूट्रस। ठीक है, क्या ड्रॉ कर दिया। अगर ये यूट्रस है तो हमारा ये कहाँ से शुरू होता है पेन, किसी भी एक कॉर्नुआ से। इस एरिया को कॉर्नुआ बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक कॉर्नुआ से, मान लो यहाँ से अगर शुरू होता है तो यहाँ से ये पेन कैसे होगा, ऐसे करके ट्रेवल करता है। किसी भी एक कॉर्नुआ से शुरू होता है पेन। तो अगर ये ऐसे ट्रेवल करता है तो सबसे ज़्यादा पेन किधर होएगा, इधर की तरफ होएगा। ठीक है, इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा यहाँ होगी और नीचे जाते कम होती रहती है इंटेंसिटी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फंडल डोमिनेंस। कि फंडस, दिस एरिया इज फंडस, फंडल डोमिनेंस हो रहा है, एक कॉर्नुआ से शुरू होके नीचे को आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, फंडल डोमिनेंस। अब देखो कॉन्ट्रैक्शंस को अगर हम शो करना चाहें तो जो अपर पोर्शन में वो कॉन्ट्रैक्शंस बहुत स्ट्रांग है, जो उससे नीचे वाले में वो कॉन्ट्रैक्शंस क्या है, थोड़ा सा वीक है इसके कंपैरिजन में, और नीचे वाले और भी वीक है। ठीक है, तो स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन से लेके नीचे वीक कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फंडल डोमिनेंस में। ठीक है, फंडल डोमिनेंस के बाद नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट है पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब पोल्स बनना, दो पोल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो पोलैरिटी क्या है, ये हमारा न्यूरोमस्कुलर हार्मोनी होती है। जैसे मैंने इसमें बताया कि कॉन्ट्रैक्शंस यहाँ से लेकर नीचे की तरफ को ऐसे ट्रेवल करेगा। ठीक है, ऊपर स्ट्रांग है, नीचे भी, नीचे कैसा है, नीचे वीक कॉन्ट्रैक्शंस है। तो अगर नीचे वीक कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ऊपर वाला पोल तो क्या होएगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होएगा, नीचे वाला कॉन्ट्रैक्शंस क्या होएगा, वो स्लाइट है। और यहाँ पर क्या होता है, डायलिटेशन होता है नीचे वाले पोर्शन में, ऊपर वाले पोर्शन में कॉन्ट्रैक्शंस होता है, जो मैं नेक्स्ट वाले टॉपिक मतलब नेक्स्ट जो इसके बाद आएगा उसमें बताती हूँ। ठीक है, अगर पोलैरिटी मेंटेन नहीं हुई, मतलब यहाँ का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा है और यहाँ का थोड़ा कम है, अगर ये पोलैरिटी मेंटेन नहीं होएगी, मान लो पूरे यूट्रस में एक ही साथ सारा कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो क्या होएगा, फीटस को एक्सपेल करने के लिए एरिया कहाँ मिलेगा, है ना। तो पोलैरिटी मेंटेन होना ज़रूरी है। पोलैरिटी मेंटेन नहीं होगी तो नॉर्मल लेबर कैसे होएगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो इसके अंडर ही आता है वो है कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन रिंग। contraction and retraction रिंग। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्शंस आ रहा है तो किस हिसाब से आ रहा है और क्या हो रहा है उसमें। तो अपर पोल में क्या होता है, अपर पोल में कॉन्ट्रैक्शंस जब आता है तो वो इस एरिया को क्या करता है, यहाँ के सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होएगा, मान लो इफ दिस इज द सेल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होएगा, मान लो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन, ये तो पता होगा। रिट्रैक्शन में क्या होएगा, ये जो साइज है इससे कम साइज का इससे इसका साइज क्या है, कम है।
मगर ये कॉन्ट्रैक्टेड उससे ज़्यादा है। दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज़ रिट्रैक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि जो ये कॉन्ट्रैक्शंस होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होने के बाद सेल क्या होता है, पूरा का पूरा नॉर्मल स्टेट में ना जाके थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन को रिटेन रखेगा और मतलब पूरा डायलेट ना होके क्या करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पुराना वाला साइज गेन किया, उससे कम में। दोबारा से यही चीज़ समझा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये साइज है इसका नॉर्मल सेल का, ठीक है, ये नॉर्मल सेल था, इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये साइज हो गया, इसी का रिट्रैक्शन हुआ, ये साइज हो गया। पुराने साइज से ये देखो, ये इतना छोटा, और ये वाले की बात करें तो ये इतना है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल वाले के जितना इसने अपना साइज भी नहीं रखा, और लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में भी नहीं, कॉन्ट्रैक्टेड से बड़ा है, नॉर्मल से छोटा है, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन बोलेंगे। और कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन रिंग की बात जो करनी है उसमें भी बता देती हूँ कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है वो क्या करता है कि अपर सेगमेंट में क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिट्रैक्शन, ठीक है। और अगर लोअर सेगमेंट की बात करा जाए, लोअर सेगमेंट में ये कराता है कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलिटेशन, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो मान लो इफ दिस इज द अपर पोल एंड दिस इज द लोअर पोल, अगर ये मान के चलते हो कि यहाँ पर लोअर पोल है, यहाँ पर अपर पोल है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस और रिट्रैक्शंस हुई, फाइनली रिट्रैक्शन में होएगा क्या, फिर दोबारा अगर ये रिट्रैक्टेड वाले का अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके बाद रिट्रैक्शन हुआ, तभी भी तो ये इससे तो और छोटा हो जाएगा साइज, है ना। ऐसे ही करके साइकिल चलती रहेगी, मतलब जो भी सेल होएगा, पहले हुआ मतलब नॉर्मल सेल है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो छोटा हुआ, रिट्रैक्शन हुआ तो जो कॉन्ट्रैक्टेड था उससे थोड़ा बड़ा, बट नॉर्मल से छोटा ही है अभी। फिर इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो इससे भी और छोटा हो जाएगा, रिट्रैक्शन हुआ तो रिट्रैक्शन भी इससे छोटा होएगा लेकिन इससे बड़ा होएगा। यही चीज़ समझाई थी। तो अपर पोल में क्या हो रहा है, अपर पोल में मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन हो रहा है, तो उसमें यही चीज़ होएगा कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट होके फाइनली क्या आएगा, छोटा होता जाएगा ये, ठीक है। तो ये जब छोटा होता जाएगा तो क्या होएगा कि अगर मान लो यहाँ पे फीटस था, तो फीटस को तो पुश करने के लिए ये और नीचे आता जा रहा है, तो फीटस कहाँ होगा, उसको तो और नीचे आना पड़ेगा, तो फीटस और नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ द अपर पोल। अगर लोअर पोल की बात करते कि लोअर पोल में भी कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन होता तो फिर तो कहाँ ही जाएगा ना, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा। तो लोअर पोल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और डायलेटेशन होता है। ऊपर से जब फीटस को नीचे की तरफ को पुश किया जा रहा है तो नीचे वाले को भी तो उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी, तभी तो वो बाहर निकाल पाएगा। इसलिए नीचे वाले पोल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और डायलेटेशन, जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ उतना ही डायलेट हो जाएगा। मतलब अगर दिस इज द सेल, इसका कॉन्ट्रैक्शन मैं बोलूँ इतना हुआ है, तो फिर दोबारा ये डायलेटेशन करके उतना ही हो जाएगा, उतना भी नहीं, उससे भी ज़्यादा ही होएगा, ठीक है, क्योंकि इसको डायलेट होना पड़ता है, डायलेट होएगा, ये नहीं है कि सेम उसमें चले जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, हमने अभी पोलैरिटी हमने पढ़ लिया, यूट्राइन एक्शन में पंडल डोमेन्स पढ़ लिया, पोलैरिटी पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन रिंग भी पढ़ लिया। डी क्या है, डी है कि इसमें फॉर्मेशन होएगा, फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर पोल, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर पोल की बात करते हैं। अभी जो मैंने बताया कि ऊपर क्या हो रहा है, रिट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन हो रहा है, और नीचे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और डायलेटेशन हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इसी वजह से एक अपर और लोअर सेगमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो अपर और लोअर सेगमेंट का बनना ही क्या कहलाएगा, फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर पोल, वही है, ठीक है। अब इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है कि
कि यहाँ का जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स थे जिनका रिट्रैक्शन हो रहा था, मान लो ये रिट्रैक्ट हो गए, ठीक है, रिट्रैक्ट हुए, इधर से भी रिट्रैक्ट हुए, तो ये इस वाले सेगमेंट को क्या करेंगे, पुल करने लग जाएंगे ऊपर की तरफ को, ठीक है। और एक ये पुलिंग स्ट्रेच जो आ गया लोअर सेगमेंट पे उसकी वजह से, और ये इतना यहाँ भी नहीं होता, यहाँ पर होता है ये इस्थमस वगैरह जहाँ पर आएगा ना, तो इधर, तो ये पुल जो कर रहा है ऊपर को, और ऊपर से यहाँ से फीटस जो है, फीटस भी इसमें स्ट्रेच लगा रहा है, तो इसलिए ये स्ट्रेच होएगा। तो ये हमारा इस्थमस जो होता है फाइनली इतना स्ट्रेच हो जाएगा कि ये लोअर मार्जिन में ही इसके आ जाता है, ठीक है, लोअर पोल में ही पूरा इफेस्ड हो जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर पोल समझ आ गया होगा कि यहाँ वाले सेल्स का क्या होएगा, यहाँ क्योंकि रिट्रैक्शन होता जा रहा है, रिट्रैक्शन होने के बाद क्या, रिट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, थिकनिंग होती जाएगी वहाँ के सेल्स में, ठीक है। तो वहाँ अगर थिकनिंग होती जा रही है तो वहाँ के सेल्स कैसे मिलेंगे आपको, थिक मिलेंगे, जबकि यहाँ के सेल्स क्या हो रहा है, स्ट्रेच और डायलेटेशन हो रहा है उनमें, तो यहाँ के सॉफ्ट रहेंगे, ठीक है, स्ट्रेच हो जा रहे हैं ना, इसलिए। तो वो हो गया कि कोई ऐसा ये नहीं है कि यहाँ पे पर्टिकुलरली वो बन गया, डिवीजन बन गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा पता ज़रूर चलेगा कि दोनों क्योंकि उसमें डिफरेंस है, एक स्ट्रेच्ड है और एक बहुत ज़्यादा मतलब रिट्रैक्टेड होके थोड़ा थिक हो गई है, तो वैसे करके एक रिंग सी पता चलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिट्रैक्शन रिंग भी बोलते हैं, रिट्रैक्शन रिंग, ठीक है। अब ये रिट्रैक्शन रिंग तो नॉर्मल होती है, और यही रिट्रैक्शन रिंग जब एबनॉर्मल कंडीशन में होती है, जो लेबर को नॉर्मली नहीं होने देती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैंडल्स रिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। ये पैथोलॉजिकल कंडीशन में होती है, पैथोलॉजिकल कंडीशन में इसका बैंडल्स रिंग करके नाम होता है, ठीक है। तो जो ई पोर्शन था वो था रिट्रैक्शन रिंग, जो मैं ऑलरेडी समझा दिया है। इसके बाद आता है सर्वाइकल इफेसमेंट, एफ, सर्वाइकल इफेसमेंट। जैसे मैंने बताया कि अगर दिस इज अ यूट्रस नीचे आपका वजाइना एंड सर्विक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस्थमस, यहाँ पे सर्विक्स क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेचिंग होती जा रही है, तो स्ट्रेचिंग होते होते वो क्या होता है, लोअर पोल में ही मर्ज हो जाता है, और वो मर्ज होने को ही हम इफेसमेंट बोलते हैं। इफेसमेंट क्या होता है, टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स। ये जो सर्विक्स है ये क्या होएगा, स्ट्रेच होएगा, स्ट्रेच होते होते क्या हो जाएगा, ये लोअर पोल से ही मर्ज हो जाएगा, तो दिस इज नोन एज सर्वाइकल इफेसमेंट। और क्या बताया था, सर्वाइकल डायलेटेशन भी होएगा इसमें, सर्वाइकल डायलेटेशन, जैसे मैंने अभी बताया कि ये डायलेट होता होते, ये पहले ऐसे नैरो होता है ना, डायलेट होके इफेसमेंट जब हुआ ऊपर वाले पोल में मर्ज हो गया, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, सर्विक्स का क्या हो रहा है, डायलेटेशन, सर्विक्स कैसा हो गया, डायलेट हो गया, तो इसी को सर्वाइकल डायलेटेशन बोलते हैं। इसके अलावा क्या होता है, शो क्या होता है कि जब ये सर्विक्स ऐसे था, ठीक है, ये यहाँ वजाइना और सर्विक्स आएगा, मान लो कि यहाँ पर पहले एक प्लाग लगा होता है, ठीक है, उस वो प्लाग थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रहता है, लेकिन जब सर्वाइकल डायलेटेशन हो गया, अब सर्विक्स डायलेट होने लग गया, ठीक है, बच्चे को आने के लिए सर्विक्स डायलेट करेगा, अब डायलेट होते होते क्या होगा कि यहाँ पर जो इसकी ब्लड वेसल्स थी, कैपिलरीज थी छोटी छोटी सी, ठीक है, इससे तो ये स्ट्रेच होता जा रहा है एरिया, तो यहाँ की जो छोटी छोटी कैपिलरीज थी वो क्या हो जाएगी, वो टीयर होना शुरू होगी, और वो टीयर होगी तो वहाँ पर स्लाइड ब्लीडिंग होएगा, उसी स्लाइड ब्लीडिंग को हम क्या बोलते हैं, उसको हम शो बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि समझ आया होगा सारा फिजियोलॉजी ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट हम चलते हैं मैकेनिकल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो कि इसको कॉज कर सकते हैं, मतलब लेबर के लिए मैकेनिकल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। मैकेनिकल
फैक्टर्स। तो मैकेनिकल फैक्टर्स में सबसे पहले क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ द फोर वाटर, गलत बोल दिया मैंने पहले, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फोर वाटर में क्या है, मान लो अगर ये है यूट्रस, ठीक है, यहाँ पर था सर्विक्स और वजाइना नीचे, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि बच्चा किस में होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, इसके अराउंड रहेगा। अब बच्चे का डिसेंट हुआ, डिसेंट होने के बाद ये बच्चा यहाँ पर है, ठीक है। तो उसका बैग ऑफ मेम्ब्रेन कहाँ था, ये जो फ्लूइड मेम्ब्रेन था, लाइक एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें था, वो कहाँ आ जाएगा, वो भी प्रेशर जब आता रहा तो वो भी नीचे को आता रहा। और एक टाइम ऐसा आ गया कि जो ये फीटस है, ये फीटस तो यहाँ पर है, ठीक है, ये इतना कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, फीटस यहाँ पर है, और उसका बैग ऑफ वाटर या बैग ऑफ मेम्ब्रेन बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये है, ठीक है। और ये इसका डायलेटेड सर्विक्स, ठीक है। अब क्या होएगा कि ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें क्या हो रहा है कि बेबी का सर तो यहाँ पर है फीटस का, और ये मेम्ब्रेन क्या हो गया, ये यहाँ पर जो फ्लूइड है वो ना तो आगे जा पा रहा है ना ही पीछे जा पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर फीटस का हेड क्या हो गया है, फिक्स हो गया है। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि हमारा इसमें, इसको बोलेंगे हम फोर वाटर, और जो पीछे रह जाएगा उसको क्या बोलेंगे, हाइंड वाटर, ठीक है। तो ये हो गया इंफॉर्मेशन ऑफ फोर वाटर और हाइंड वाटर कैसे होता है, ठीक है। उसके अलावा आता है जनरल फ्लूइड प्रेशर, जनरल फ्लूइड प्रेशर। सो जनरल फ्लूइड प्रेशर में क्या होता है कि जैसे बताया कि यहाँ पर तो फ्लूइड आ गया, मतलब ये तो नीचे फ्लूइड आ गया, ये फीटस का सर है, दोबारा से बना देती हूँ, ये नहीं समझ आ रहा होगा। ये यूट्रस, ये था फीटस पहले, ठीक है, और ये उसका बैग ऑफ वाटर, और इधर प्लेसेंटा दिखा दो बेशक, छोड़ो प्लेसेंटा नहीं दिखाते, जगह भी नहीं छोड़ी मैंने, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी ये ऐसे आ गया इसका बैग ऑफ वाटर वाला, और यहाँ ये इतना हो चुका, यूट्रस कैसा हो गया, नीचे आया यूट्रस, तो इसको और यहाँ कंट्रैक्शन रिट्रैक्शन होके नीचे आ जाएगा ना, और ये फीटस का हेड यहाँ पर है, और ये फीटस बचा है, ठीक है। तो बैग ऑफ मेम्ब्रेन, पता नहीं समझ आ भी पा रहा है नहीं आ पा रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ये है फीटस, ये है बैग ऑफ वाटर इसका, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का बैग, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये फ्लूइड कलेक्ट हुआ है ना, ये क्या हो रहा है, ये ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है, क्यों, क्योंकि फीटस जो है, फीटस का हेड स्नगली फिट हो गया है उसके पेल्विस में। तो वो फिट होने की वजह से क्या हो रहा है कि इसको अब ना तो ये ऊपर जा पा रहा है पानी, यहाँ पर जो वाटर है, ना ही नीचे, इसको हमने फोर वाटर बोला था, इसको हमने हाइंड वाटर बोला था, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि प्रेशर तो अभी भी लग ही रहा है ना, यूट्रस पे प्रेशर लगना तो बंद नहीं हुआ, वो प्रेशर लगते लगते क्या हो रहा है कि वो सारे फ्लूइड पे इक्वल एक्सर्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा है यहाँ पर कम है, तो उसको हम बोलते हैं जनरल फ्लूइड प्रेशर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स।
अब ये मेम्ब्रेन्स जो हैं वो कब तक इस प्रेशर को मेंटेन कर पाएगी ना, तो अब बढ़ते जा रहा फाइनली क्या हो जाएगा, ये रप्चर हो जाएगी तो एमनियोटिक फ्लूइड बाहर लीक क्या करेगा, रप्चर होने के बाद तो वैसे भी प्रेगनेंसी डिलीवरी मतलब लेबर होना शुरू ही हो जाता है, ठीक है। तो लेबर हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रप्चर होते ही। उसके बाद आता है फीटल एक्सेस प्रेशर। फोर्थ, फीटल एक्सेस प्रेशर। फीटल एक्सेस प्रेशर क्या है कि जो फीटस से प्रेशर इस पे लग रहा है उसी को हम फीटल एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। अगर इसको और डिटेल में समझना है तो देखो, हाँ, जितना भी कॉन्ट्रैक्शंस आएगा ये फीटस का पोजीशन पहले कैसे होता है, पूरा मतलब ऐसे करके, ठीक है, कर्व्ड में होता है। लेकिन अभी अगर जब लेबर होना शुरू होता है, इनिशिएट होता है, तो यहाँ से इसको प्रेशर लगते लगते क्या होता है कि ये अपना स्पाइन को क्या करता है, स्ट्रेट कर देता है। स्ट्रेट करने की वजह से क्या होगा, नीचे और ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ठीक है ना। तो उसी को हम फीटल एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। अब ये जब हमारा लॉन्गिट्यूडनल लाई है तो लगता है, लेकिन अगर ट्रांसवर्स लाई होगा, ट्रांसवर्स लाई में क्या आएगा, ट्रांसवर्स लाई में तो बच्चा ऐसे ऐसे होएगा ना मैटरनल यूट्रस में, तो ये नहीं होता ट्रांसवर्स लाई वाले केसेस में, ठीक है। ये किन केसेस में होता है मैंने बता दिया, लॉन्गिट्यूडनल केस में होएगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल केसेस में क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल सेफेलिक में पैर ऐसे हैं और इसका सर नीचे की तरफ है। हर एक कॉन्ट्रैक्शंस के टाइम पे क्या आएगा कि ये अपने फीटल स्पाइन को सीधा कर लेगा और नीचे की तरफ इसका हेड जो है वो प्रेशर लगाएगा सर्विक्स पे, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम फीटल एक्सेस प्रेशर।